हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, या कहूं एक और चैप्टर के दूसरे पार्ट में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। यानी कि चैप्टर कौन सा, ये आपको समझ आ गया होगा पीछे देखकर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। अब हम लेकर आए हैं पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 में 60% तक थ्योरी कंप्लीट कर ली है। जिसने देखा है उसको पता है, और जिसने नहीं देखा वो अभी जाके चैनल पे चेक करो, अभी के अभी। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब ये जो 60% हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद का जो 40% है वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, थ्योरेटिकल पार्ट 40% ही है, लेकिन जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की वीडियो में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जिसने पेन और कॉपी अभी तक नहीं निकाली है, या जो खाली बैठ गया है सिर्फ वीडियो देखने के लिए कि आओ चलो पॉपकॉर्न भी साथ में रखते हैं, फिल्म चल रही है ऐसी देखेंगे, और पता चल रहा है 5 मिनट में बंद करके भाग गए वीडियो, तो ऐसे भी कुछ महान बच्चे हैं। तो उनके लिए मैं क्या ही बोलूं, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो, सीरियस रहना है तो आप अपने लिए रहो। 90+ का गेम स्टार्ट है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए सीरियस है, उनके लिए नहीं। जो सिर्फ मजे के लिए 2 मिनट वीडियो देखी, ओहो 90+ हम भी लाएंगे, ये वाली चीज नहीं चाहिए मुझे। और मुझे क्या, किसी भी टीचर को नहीं चाहिए होगी। बच्चा पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है तो उसमें किसकी गलती है? टीचर की गलती थोड़ी है उसमें, या किसी और की। किसकी गलती है? खुद की गलती है। सिंपल सी बात है। तो वो वाली चीज अब नहीं चाहिए। और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैं इसलिए भी हो जाता हूँ लास्ट में आते आते, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अब बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा, अपना करियर खराब करेगा। और मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे थोड़ा सा डांट देने से, या मेरे थोड़े से स्ट्रिक्ट रहने से किसी की जिंदगी बनती है, तो इसमें इसमें मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने किसी की हेल्प करी। ठीक है। बाकी वैसे फ्रैंक रहते हैं, नेचर अपना फ्रैंक ही है बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं, वो भी चीज है। अपन भी वैसे हैं, लेकिन जहां बात पढ़ाई की आती है वहां सीरियसनेस बहुत जरूरी है। समझ गए ना? तो इस वीडियो को बिल्कुल सीरियस होकर देखना है। और जितने भी लेक्चर्स हमारे चैनल्स पे अपलोड हो रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं है, मैं पहली बता देता हूँ। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो तो आप गलत वीडियो देख रहे हो, मैं ये कहूंगा। अगर आप 90+ लाना चाहते हो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको सीरियस रह के पढ़ाई करनी है, एकदम एकदम सीरियस रह के। और सबको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और करने ही पड़ेंगे। मैं सिंपल बोल देता हूँ, ये बात आज मैं बोल ही देता हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि 90+ का गेम स्टार्ट है, सबके लिए स्टार्ट नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा उसके लिए स्टार्ट है। हाँ, सब कर सकते हैं उसमें। ये हो सकता है कि जिसने अभी तक कुछ ना किया, वो भी अगर पढ़ना चाहे, मेहनत करना चाहे, अगर वो दिन के 8-10 घंटे पढ़ सकता है, तो उसके लिए भी गेम स्टार्ट है। लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता है ना, उसके लिए गेम स्टार्ट नहीं है। ओवर स्मार्ट के लिए भी नहीं है, कि जो सोचे कि मुझे सब आता है, मैं खाली बैठ जाऊंगा। तो हमेशा याद रखो, कछुए और खरगोश की रेस में हमेशा खरगोश जीतता है, वो कछुआ जीतता है। खरगोश क्यों नहीं जीतता? क्योंकि वही ओवर स्मार्ट बन जाता है। आपने कहानी पढ़ी थी ना, कछुए और खरगोश वाली। खरगोश बहुत आगे निकल जाता है कछुए से, तो वो सोचता है कि यार कछुए को आने में बहुत टाइम लगेगा, इतने मैं सो जाता हूँ आराम से। जब तक मैं एक नींद पूरी करूंगा, एक छोटा सा नैप पूरा करूंगा, तब तक खरगोश मेरे पास भी नहीं आएगा। और होता क्या है, वो आपको पता है, हिस्ट्री। ठीक है ना, रेस्ट इज ए हिस्ट्री, आपको मालूम है। तो वो वाली चीज है कि आपको इतिहास कैसे याद रखेगा, ये आपके ऊपर है। आपको आपके घर वाले, आपके परिवेश के लोग कैसे याद करेंगे, कैसे जानेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। अगर आपका 10th का रिजल्ट अच्छा आ गया ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से, जन्मों जन्मों की बात नहीं कर रहा, 5 साल तक, 5 साल तक जब तक किसी का उतना अच्छा टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा ना, आपको याद किया जाएगा, आपका उदाहरण दिया जाएगा, आपकी मिसाल दी जाएगी, आप अपनी गली के सुपरस्टार बन जाओगे। और क्या बोलूं, बताओ इससे ज्यादा? तो वही चीज है, इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ो। और मोटिवेशन सिर्फ खाली मोटिवेशन नहीं कि हाँ हाँ करना है करना है करना है, मेहनत भी करो साथ में। मोटिवेशन के साथ मेहनत भी, दोनों एम जरूरी है, मोटिवेशन भी और मेहनत भी। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मैं आज क्या करवाने वाला हूँ। देखो, एसिड बेसिस हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। ठीक है। एसिड बेसिस को कैसे पहचानते हैं ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है, इंडिकेटर्स भी हमने पढ़ लिए थे। अब आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो मैं बताता हूँ।
आज की वीडियो में हम सॉल्ट्स को जानेंगे, एसिड बेस की कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। पीएच भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। पीएच भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी हम चेक करेंगे, सारी चीजें होगी, धीरे धीरे होगी, आराम आराम से, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, कोई पनवेल नहीं निकलना है मुझे, समझ गए ना। वो डायलॉग है ना, जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है, तो वो वाला डायलॉग नहीं है, वो वाली चीज अपने साथ नहीं है। अपन तो आराम से करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला ही टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, एक चीज बताओ मुझे, सॉल्ट के बारे में आप जानते हो? बेसिकली थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। एक सॉल्ट तो सबके घरों में है, और वो क्या है? कॉमन सॉल्ट। क्या है? कॉमन सॉल्ट। आपको तो पता ही होगा। आप ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी जानते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी जानते होंगे, है ना? सब जानते हो ना? बेकिंग सोडा भी आपको पता होगा, ठीक है। ये सारे सॉल्ट के बारे में आप जानते हो, आपको सिर्फ सॉल्ट के बारे में पता है। अब ये बना कैसे होगा, ये कैसे पता करें, तो वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। चलो NaCl ही ले लेते हैं। NaCl कैसे बना होगा? आपने कॉस्टिक सोडा का नाम सुना है? कॉस्टिक सोडा, आप थोड़ा सा सोचोगे फिर याद आएगा, हाँ हाँ हाँ, NaOH, पिछली वीडियो में तो बताया था। फिर मैं पूछूंगा कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड पता है आपको? आपने कहा हाँ, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो इसमें से एक ले लेते हैं ना। एक लेंगे हम NaOH, दूसरा HCl। इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। Na पॉजिटिव और यहाँ Cl निगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव, वहाँ OH निगेटिव, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, यही बन जाएगा ना। NaOH प्लस HCl कराने पे NaCl प्लस H2O। अरे जल्दी बताओ देख के, सही है कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है, ये बन गया मेरा NaCl और H2O। अब ये होता है हमारा कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज होता है, ठीक है। नमक के बारे में आप सब जानते होंगे, नमक की कहानी सबको पता है। नमक के पीछे तो आंदोलन हुआ है, नमक आंदोलन। मतलब नमक के पीछे नहीं, नाम रखा था उसका। हम्म, वैसे इंडिया ऐसा देश है ना जहाँ पे नमक पे भी टैक्स लगता है, पता है आपको? और भी कई तरह के हम सॉल्ट बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि क्या बना सकते हैं? Na2SO4 भी बना सकते हैं हम, बना सकते हैं ना? जल्दी बताओ। जैसे मैं लेता हूँ एक बेस KOH, इसकी रिएक्शन में करा दूं अगर H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ रिएक्शन में? K पॉजिटिव अलग, OH निगेटिव अलग, ऐसे ही यहाँ पे SO4-2 अलग, तो क्या बनेगा? K2SO4 प्लस क्या बनेगा? ये दो है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो है तो इसको भी दो कर देंगे। अब क्या बन जाएगा जल्दी बताओ देख के, जल्दी से। H2O, और कितने H2O बने? दो, ठीक है। बैलेंस करके देख लो एक बार रिएक्शन। अब मेरे को रिएक्शन समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत सिखा दिया आपको रिएक्शन कैसे बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा चैप्टर मैंने यही बताता रहा कि बैलेंस इक्वेशन करो, कंपाउंड बनाओ, और फिर उसके बाद रिएक्शन लिखना सीखो। तो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए देखते ही कि रिएक्शन कैसे आ रही है। तो बेसिकली मेरा समझाने का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर एक मैंने लिया बेस और ये मैंने लिया एसिड, और इससे क्या बन गया मिलके? सॉल्ट। क्या बना? सॉल्ट। समझ आ रही है? सॉल्ट कैसे बनता है ये समझ पा रहे हो? और बाकी मुझे क्या मिला? H2O मिला। बाकी मुझे क्या मिला? H2O। ये बात भी आप समझ लो। अब इसको पढ़ सकते हो आप, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। तो देखो, जब एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाई, एग्जांपल। पहली बार ऐसा है कि मैंने फॉर्मूले से पहले आपको एग्जांपल बता दिया। तो देखो, ये चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं करता रहता हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि मतलब सबसे अलग। बाकी ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, एसिड एंड बेस क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं ना, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि इसमें वाटर मिलता है ना,
क्योंकि इसमें वाटर मिलता है बाय प्रोडक्ट में। अभी मैंने जो 2 रिएक्शन दिखाई उसमें भी वाटर बाहर निकला ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। अब इस पे क्वेश्चन भी आता है, मैं क्वेश्चन दिखाऊं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, न्यूट्रलाइजेशन पे। एक सेकेंड रुको बस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। तो वो एग्जांपल भी आप दे सकते हो जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसका तो वही हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, अब एक तो लिख दो NaOH प्लस HCl वाली, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, यही बनता है ना। जल्दी चेक करो। एक और बना दूं अगर मैं इसमें सॉल्ट, तो KOH वाली भी बता सकते हो, या और भी कुछ बताऊं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी ले सकते हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl से ही करा दो, या H2SO4 से करा दो, HNO3 से करा दो, किसी से भी कराओ, क्या बनेगा, Mg। देखो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है क्लोरीन की, और मैग्नीशियम की 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बना, OH होल ट्वाइस और HCl। अब इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर 2 Cl आने चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, वहां 2 हाइड्रोजन, वहां 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या बना, 2H2O। 2H2O, बोलो सही है, क्लियर है ना। अरे बताओ जल्दी, हो गया। एग्जाम्पल ही मेन था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो कोई भी लिख देगा, एग्जाम्पल्स इसके याद कर लेना, ठीक है ना। बुक में भी बहुत सारे दिए हुए हैं, 2-3 तो मैंने ही बता दिए हैं अभी, ठीक है, जल्दी चेक करो। तो ये आपको समझ आ गया कैसे होता है, कि एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, हम सॉल्ट बना लेते हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, वाटर। इसीलिए तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइज मतलब वही होता है, वाटर का निकलना। और न्यूट्रलाइज से एक वर्ड भी आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ये अभी जब हम आगे पीएच पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक चीज और रहती है, अब ये तो मैंने रिएक्शन कराई एसिड और बेस की, क्या इसमें भी टाइप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सॉल्ट के भी तो टाइप होते हैं, कि वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या न्यूट्रल सॉल्ट है। देखा आ गया ना न्यूट्रल वाला काम, मैंने कहा था न्यूट्रल समझ जाओ। न्यूट्रल मतलब होता है जो ना एसिडिक है, जो और ना बेसिक है। तो जो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, वो न्यूट्रल होता है। अब एसिडिक सॉल्ट का आपको आइडिया कैसे लगेगा, बेसिक सॉल्ट का आपका आइडिया कैसे लगेगा, इसी रिएक्शन में अगर मैं देखूं, एक चीज बताओ, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड याद भी करवा चुका हूँ। तो आपको पता होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी SA। और ये क्या है मेरा NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, कौन सा बेस है बताओ जल्दी, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो, जब भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके कोई सॉल्ट बनाएंगे, तो वो न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। हमेशा याद रखो, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, या वीक एसिड वीक बेस हो, वो भी न्यूट्रल बनाता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है या अगर दोनों वीक है, तो वहां पर उस केस में न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो दूसरा स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब ये समझो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, या एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उस केस में क्या होगा, तो देखो उस केस में आता है एसिडिक बेसिक वाला नेचर। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, रुक जाओ अभी आपको। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में अटैच होंगे, तो वहां एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यानी जो स्ट्रॉन्ग होगा वही वाला सॉल्ट बन जाएगा। जैसे वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता और वीक एसिड होता, तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाता, जैसे यहां पर है।
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड वीक है, तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी जिस साइड स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होगा वैसा ही सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक सॉल्यूशन, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था तो बेसिक सॉल्यूशन। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के न्यूट्रल बनता है, वीक एसिड वीक बेस को मिला के भी न्यूट्रल बनता है, ये आपको पता है। H2O तो सब में ही बाहर निकलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की पहचान है कि H2O बाहर निकलेगा बाय प्रोडक्ट में। तो इतना आपको समझ आया कि नहीं, ये बता दो पहले जल्दी से। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है चलते चलते, या कमेंट नहीं किया है, तो जरूर बताना, और जरूर लिख के बताना कमेंट में कि हाउस द जोश, कैसा है जोश मीटर, हाई है कि नहीं, या लो है वो भी बताओ, तो आपका हाई भी कर देंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ये चीज रहनी चाहिए। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अपने से करवाता हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो मैंने बता ही दिया, HCl प्लस NaOH वाला वो न्यूट्रलाइजेशन वाला हो गया था। अब अगर मैं इस साइड HCl लूँ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अब इसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा था, NaOH ले रहा था, या कुछ भी ले रहा था, वो फिर वैसी रिएक्शन हो रही थी। अब अगर मैं HCl की जगह, अब अगर मैं, एक सेकेंड आ गया, हाँ, अब अगर मैं HCl की जगह कोई वीक एसिड ले लूं, जैसे CH3COH ले लेता हूँ, CH3COOH ले लेता हूँ, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ और इसकी रिएक्शन NaOH से कराता हूँ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक वीक एसिड है। ये मेरा वीक एसिड और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, CH3COONA, और वाटर तो बाहर निकलना ही है। अब आप में से कुछ बच्चे रखेंगे कि सर ये रिएक्शन याद कैसे रखें, क्या इसके लिए कोई ट्रिक है? मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है। सिंपल सी बात है, H2O बाहर निकलना है, यहाँ से OH और यहाँ से एक H बाहर ले जाओ। समझ रहे हो? इसका OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, और जो बचा उसको लिख दो। तो H2O तो बाहर निकल गया, उसको यहाँ लिख दिया। अब बचा क्या मेरे पास? Na और CH3COO, ये बचा, तो CH3COONA लिख देंगे। यानी कि ये वाले पार्ट में ये Na ऐड कर दिया, और ये OH के साथ जाके H2O बन गया। तो ये इस रिएक्शन को याद करने का तरीका है। ये मेरी कौन सा सॉल्ट बनेगा? जिसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। कौन सा होगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेके कोई वीक बेस ले लेता तो क्या बन जाता? तो मेरा एसिडिक सॉल्ट बन जाता, वही वाली रिएक्शन है। बस इतना ही तो करना है। अब आ जाती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है आपकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से कई बार रिएक्शन आपको MCQs में देखने को मिल जाएगी, कुछ मतलब वन वर्ड आंसर में आता है, वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट आंसर टाइप में। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको करके चलने हैं। जैसे इसमें दिया है, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, क्या बनाने के लिए? सॉल्ट बनाने के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल इसमें दे ही दिए हैं, एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, क्योंकि ये वाली चीज आपको पढ़ के तो समझ आएगी नहीं, एग्जाम्पल से ही समझ आएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो मुझे सॉल्ट मिलेगा। ये बात तो समझ आ गई कि सॉल्ट मिलेगा, पर ये याद रखना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वही न्यूट्रलाइजेशन टाइप ही हो गया, उसमें सॉल्ट प्लस वाटर होता था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्स्ट्रा है बस। अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कर ली तो उससे ये भी याद हो गई। इसीलिए इसको पहले रखा जाता है, इसीलिए उसको पहले रखा जाता है और इसको बाद में रखा जाता है, क्योंकि वो याद हो गई तो ये भी याद हो जाएगी। अब मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए CO3 आता है, कार्बोनेट के लिए क्या आता है? CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए क्या लगा देंगे? बस हाइड्रोजन लगा दो कार्बोनेट के आगे, HCO3। मतलब मेटल HCO3 हो गया मेरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होगा? MCO3, यानी मेटल कार्बोनेट।
जैसे सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3, और ये याद रखो CO3 पे -2 चार्ज होता है, तो Na पे +1 चार्ज होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो क्या होगा, इसका आ जाएगा Na2 इस पे और इसका 1 इस पे, तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ऐसी अगर मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना हो तो उस पे 2 है, इस पे -2 है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ही बन जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट बनाना हो वो भी K2CO3 बनेगा। ठीक है, ये कुछ याद रख लो। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना हो वो भी CaCO3 बनेगा। क्यों, इस पे +2 चार्ज, इस पे CO3 -2 चार्ज, क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके दोनों का रेशियो 2:2 है या फिर 1:1 है, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब ये तो मैंने आपको कार्बोनेट पहचानने की तरीका बता दिया। अब रिएक्शन कराते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट की। जैसे पहला मेटल कार्बोनेट लिया है हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी HCl से। तो देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जैसी मैंने HCl से कराई तो क्या बन गया, NaCl और CO2 और H2O। कैसे बना, यह देखो, ये CO3 -2 अलग होगा, CO2 में टूटेगा और एक ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन के साथ जाके H2O बना लेगा। यहाँ तक समझ आ गए। अब यहाँ पर 2 Na थे, 2 Cl है, तो क्या बन जाएगा, 2 NaCl। ये मैंने आपको याद रखने का भी तरीका बता दिया। कैसे, ये याद कर लो बस, रिएक्शन में CO3 निकलेगा, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। CO2 और H2O बाहर निकाल लो, जो बचेगा फिर उसको बैलेंस कर लेंगे, वो हमारा सॉल्ट होगा, वो हमारा सॉल्ट होगा। और बाद में रिएक्शन को लिख के बैलेंस करना तो अपने को आता ही है, वो तो हम पहले चैप्टर में मास्टर हो चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने किया ही क्या था, यही रिएक्शन बैलेंसिंग ही तो सीखी है, तो बस ये तो आपको आता ही है। सेकंड की बात करूं अगर मैं, तो HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड वही रखा है। ठीक है, HCl मैंने चेंज नहीं किया, एसिड मैंने वही रख रखा है। अब इसमें क्या बन जाएगा, देखो सॉल्ट फिर से बनेगा, NaCl अपना फेवरेट कॉमन सॉल्ट, और CO2 बाहर और H2O बाहर, बस यही तो करना था। और क्या करना था, और भी रिएक्शन बता सकता हूँ मैं, H2SO4 की भी ले सकते हो आप। H2SO4 और एक कौन सा ले लूं, पोटेशियम कार्बोनेट लूं या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लेके चलते हैं चलो इस बार, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताओ क्या बनेगा, अब बताओ जल्दी क्या बनेगा। देखो सबसे पहले CO2 बाहर कर दो और H2O बाहर कर दो। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, CO2 और H2O बाहर, CO2 और H2O बाहर हो गई। अब क्या बचा, H2 यहाँ से गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, CO2 बाहर गया, तो बस कैल्शियम और सल्फेट बचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, बस यही आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी रिएक्शन याद करके चल सकते हो। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, CO2 can be tested by passing it through lime water. It turns lime water milky. It turns lime water milky. अब lime water को ये मिल्की कर देता है, इसका मतलब क्या है। और CO2 टेस्ट कर सकते हैं हम पासिंग थ्रू लाइम वाटर, ये क्या है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, लाइन पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, रिएक्शन से समझ आएगा। लाइम वाटर क्या होता है और CO2 कैसे निकलेगी, ये आपको पता करना पड़ेगा। लाइम वाटर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, CaOH का होल्टवाइज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने स्लेक लाइम वैसे आपको पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइम पे। पिछला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ये चैप्टर में भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कह सकता मैं, फिर मैं अपना एक तरीके से है ना कि मुंह बंद रखूंगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं पहले भी कहा है कि जो भी आपकी सीक्वेंस है ना, पहला चैप्टर से ही वो पढ़ते चलो, वो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। समझ पा रहे हो, उसको अच्छे से करना है, उसको नहीं छोड़ सकते आप, उसको करना ही पड़ेगा आपको, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। पहला चैप्टर, उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं आते केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से। ये सबको लगता है कि आसान चैप्टर है तो कर लेंगे, लेकिन उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और 5 नंबर का तो लगभग आता ही है वो। ठीक है,
अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बन जाएगा। देखो सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? नहीं। क्या अभी हमने जो पढ़ी थी मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन एसिड की, वो है? नहीं, वो भी नहीं है। यहाँ तो हम एसिड ले ही नहीं रहे, ये तो बेस है। बेस प्लस CO2 करा रहे हैं हम। क्या करा रहे हैं? बेस प्लस CO2, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस क्या है? बेस है, ये आपको पता है। और बेस की रिएक्शन CO2 से करा रहे हैं बस। देखो इसमें सिंपली क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। सबसे पहले क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। जब किसी बेस की रिएक्शन CO2 से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा? कार्बोनेट बन गया और H2O बाहर हो गया। अब अगर यही चीज मैं एक्सेस में लेके करूं, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं CO2 को एक्सेस में ले लूं, बहुत ज्यादा एक्सेस रख लूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर एक्सेस में ले लूं, बहुत ज्यादा ले लूं, तब देखते हैं क्या बनेगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, HCO3, यहाँ पर देखो CaCO3 को जब एक्सेस CO2 और H2O से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे CO3 नहीं, यहाँ होल ट्वाइस आएगा, यहाँ थ्राइस आएगा। अब ठीक है, तो देखो बैलेंस है कि नहीं? 3 ऑक्सीजन और 3 × 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3, यहाँ 2 और एक 5 और एक 6, ठीक है। हाइड्रोजन देखूं तो बाहर 2 और यहाँ पर भी 2 सही है। कैल्शियम मेरे कितने होने चाहिए? एक है, एक ही सही है बस। तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद करके चलनी है। ये कभी कभी आ जाती है कि टर्न लाइम्स वाटर इनटू मिल्की, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी करके चलो। नेक्स्ट है बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। आप कहोगे चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ, वरना एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन याद करके चलनी पड़ती। अच्छा है अपने को नहीं पता कि बेस और मेटल कार्बोनेट या बेस और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते तो क्या बनता। अच्छा एक जगह तो बचे, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। कौन सा? प्लस पॉइंट, कि आपका काम बच गया। वैसे भी कुछ बच्चे तो न्यूटन को भी बेकार बता देते हैं, क्योंकि उसने इतनी सारी रिसर्च की। एक्चुअली में न्यूटन इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन इतनी सारी रिसर्च कर दी कि वो सारी चीजें बच्चों को पढ़नी पड़ती है तो उनको खराब लगती है। तो वो वाली चीज है। एटलीस्ट यहाँ पर तो इनको राहत की सांस मिली कि कम से कम यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो याद भी करके नहीं चलना, सीधा लिखेंगे नो रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बेस प्लस मेटल कार्बोनेट का कोई भी, तो आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। तो इसमें ज्यादा कुछ करने को है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन देख लें, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन आपका वैसे रिलेटेड पार्ट 1 से है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कह के चलता हूँ मेरे दोस्तों की पार्ट 1 हमेशा देखो किसी भी वीडियो का। अगर किसी लेक्चर का पार्ट 2 आ रहा है तो आप पार्ट 1 पहले चेक करो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। What are strong and weak acids? In the following list of acids, separate strong acid from weak acid. Hydrochloric acid, citric acid, acetic acid, nitric acid, formic acid, sulfuric acid. इन सबको हमें सेपरेट करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में और वीक एसिड की कैटेगरी में। देखो ऐसे बता दूंगा ना आपको कि बस आप कहोगे कि यार मजा आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में अलग कलर से लिखूंगा, और वीक एसिड में अलग लिखूंगा। अब आएगा मजा। आप ठीक है, प्रोफेशनलिज्म पूरा दिखा रहा हूँ वैसे मैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड देखो कौन कौन से मैंने याद करवाए थे, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो वो इसमें से चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक चीज। और सिट्रिक एसिड क्या है? वीक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड क्या हो गया? वीक एसिड। अब हम पढ़ते जाएंगे इसमें से। और एसिटिक एसिड भी क्या है? वीक एसिड में आता है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं, डिफरेंस भी बता चुका हूँ। इसमें देखो नाइट्रिक एसिड क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। आप एक चीज देख रहे हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले हैं उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इससे भी आपको पता चलता है। फॉर्मिक एसिड यानी
HCOOH, ये भी हमारा क्या है, वीक एसिड है। नेक्स्ट कौन सा बचा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो तीन ही स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी HCl, HNO3, H2SO4, बाकी वीक एसिड है, ये देख लो। ये आपको याद करके चलने हैं, ठीक है। ये तो याद करने वाला सवाल था ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ये याद कर लो। अगर याद नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है अगर याद नहीं करोगे तो करना क्या है आपको, इसको अच्छे से याद करके चलना है। नेक्स्ट देखो, अरे वाह, एक और क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि यार मजा ही आ रहा है, आज तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं सर। तो देखो यही होगा, मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस दबा के देखने को मिलेंगे। आप देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें मुझसे पूछा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स बेस्ड ऑन द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। तो मुझसे इसने ये पूछा है कि कोई भी कंपाउंड है एक्स, ठीक है, अब उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अब उसमें क्या करना है, मुझे उस रिएक्शन के बाद उसका नेम और फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, उसका नेम एंड फॉर्मूला लिखना है। ये कंपाउंड है एक्स, इसकी रिएक्शन जिंक से भी करवानी है, इसकी रिएक्शन HCl से भी करवानी है, और इसकी रिएक्शन CH3COOH से भी करवानी है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो पहली रिएक्शन को तो आप छोड़ दो, इससे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो मैं एसिड से भी करा सकता हूँ, बेस से भी करा सकता हूँ, ZN की रिएक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ ध्यान दे रहा हूँ ना, अगर मैं इन दोनों पे ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक घंटी बज रही है कि HCl भी एसिड है और एसिटिक एसिड यानी CH3COOH भी एसिड है, और दोनों रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। कुछ समझ आया, कुछ याद आया, ऐसा कब होता था, जब हम किसी की रिएक्शन एसिड से कराएं और हमें बाय प्रोडक्ट में वाटर मिले। इससे मेरे दिमाग में एक चीज समझ आ गई मुझे कि कहीं ये एसिड और बेस रिएक्शन तो नहीं, और क्योंकि H2O निकल रहा है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं। तो क्या मैं सही सोच रहा हूं, बताओ बताओ। अरे बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, क्योंकि दोनों एसिड से रिएक्शन करा के वाटर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये कंपाउंड एक्स कोई बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो मुझे एक बेस चाहिए कंपाउंड एक्स में। अब इन दोनों से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एक बेस होना चाहिए। अब Zn की जब मैं रिएक्शन करवाता था, मैंने एक रिएक्शन करवाई थी जिंक ग्रेनुअल्स की बेस वाले पार्ट में, किससे करवाई थी, NaOH से करवाई थी। याद करो जल्दी, रिएक्टिव कौन ज्यादा था, Na ज्यादा रिएक्टिव था Zn से, सोडियम जिंकेट बन गया था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। तो इससे एक मुझे चीज पता चल गई कि ये एक बेस है, और बेस कौन सा है, NaOH है। अब मैं रिएक्शंस को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रिएक्शंस को कंप्लीट करूंगा। पहली रिएक्शन थी Zn के साथ, तो जब ये Zn के साथ रिएक्ट करेगा, या मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, NaOH की रिएक्शन पहले मैं करवा देता हूँ जिंक से, पहला पार्ट वही था ना। जैसे ये जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। और क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, करता है ना ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट, आपको तो पता ही होगा। हम्म। और बताओ, जब ये रिएक्शन, ये सेम NaOH सेकंड किससे करवा रहा है, HCl से, जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, NaCl और H2O। एक और चीज, NaCl NaOH जब CH3COOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, बताओ जल्दी। H2O बाहर निकलेगा पहली बात तो, और CH3COONA। जल्दी देखो।
क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है या नहीं ये बताओ बस इतना। आपको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो कंपाउंड एक्स आपका NaOH था, दोनों के मैंने, तीनों की बल्कि मैंने केमिकल रिएक्शंस भी आपके सामने लिख दी है। एक बार मैं आपको 2 मिनट और देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो, चेक करो। मुझे ये नहीं चाहिए कि बाद में जाके आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं? चलो, नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब जब मैं मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाऊंगा तो क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड आप समझते ही होगे, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा मेटेलिक ऑक्साइड का, क्योंकि आपने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रखा है। अभी मैं जो करवा रहा हूँ रिवीजन है, पर स्कूल में आप मेटल नॉन मेटल भी पढ़ चुके हो, तो आपको पता ही होगा थोड़ा सा। तो मेटेलिक ऑक्साइड यानी किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो मेटेलिक ऑक्साइड ही बनता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड बना लो, पोटेशियम ऑक्साइड बना लो, कैल्शियम ऑक्साइड बना लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लो। एक एग्जांपल देता हूँ, Mg की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करवा रहे थे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। बैलेंस भी कर देता हूँ, बना था कि नहीं बना था? और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बता भी रखा है, ये बेसिक ऑक्साइड। अब ये आप कहोगे एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? ये आप मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ोगे। मेटल्स की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बनती है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है? आपकी बेसिक ऑक्साइड्स होती है। और जब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो हमारी हो जाती है एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। तो जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं वो एसिडिक ऑक्साइड, और जो मेटल बनाए वो बेसिक ऑक्साइड। और जो दोनों के गुण दिखाए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं एसिड से कराता हूं तो सॉल्ट बनता है और H2O बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और H2O बनता है। रिएक्शन एग्जांपल दूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl क्या बना? CaCl2 प्लस H2O। आपने कहा मजा नहीं आया, एक और करवाओ। चलो एक और बताता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl क्या बना लेगा बताओ? सॉल्ट बनना चाहिए। रिएक्शन कुछ भी हो, ये मुझे पता है मेटेलिक ऑक्साइड की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट बनता है, ये तो मुझे पता है, और H2O बाहर निकलता है। तो पहले क्या करो, H2O बाहर निकाल दो, कुछ भी नहीं आ रहा समझ तो। प्लस बाय प्रोडक्ट मेरा H2O हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम और क्लोराइड क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। अब आप कहोगे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 क्लोरीन आने चाहिए, बिल्कुल यहाँ 2 लगा दो। अब आप कहोगे फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया 2H2O। अरे हो तो गई बैलेंस, H2O हो गया बैलेंस, बस और कुछ नहीं करना था। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप से आप देख सकते हो, किसी भी रिएक्शन को आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे सोडियम ऑक्साइड का भी बताऊं, Na2O होता है। Na2O की रिएक्शन में HCl से कराऊं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर HCl लिखा है, क्या बनेगा? 2NaCl बनेगा। ये बात तो क्लियर है, सॉल्ट तो यही बनता है इसका, और H2O बाहर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 क्लोरीन आने चाहिए तो यहाँ पर भी 2 कर दिया, H2O। क्लियर? अगर मैं Na2O की ऐसे
रिएक्शन एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 से कराऊं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O, यही बन जाएगा ना, बताओ जल्दी। अरे जल्दी चेक करके बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं, ये पहले देख लो। ठीक है, वैसे तो समझ में आना ही चाहिए आपको, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से करा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन करवाएंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था, तो ये तो पॉइंट वैसे ही क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जब बेस से रिएक्शन कराता हूँ तो एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर बाहर निकलेगा। एक एक दिखा देता हूँ एग्जांपल, CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, बस H2O बाहर निकालो, जो बचा वो लिख दो। ये तो पता ही है, सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, H2O बाहर निकालो, जो बचा उसको लिख दो, बस यही तो करना था। और क्या करना था इसमें, एक और देखो रिएक्शन CO2 की ही, CO2 प्लस एक और बेस ले लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं, NaOH। अब बताओ इस केस में क्या बनेगा। ये हमें पता है कि जब भी किसी एसिडिक ऑक्साइड या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सबसे पहले वाटर बाहर निकाल दिया, H2O प्लस। अब मुझे सॉल्ट क्या बना, जब मैंने H2O बाहर निकाल दिया यहाँ से, पहली बात तो H2O करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, H2O बाहर, यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है और यहाँ 2 Na है, तो ये बन जाएगा Na2CO3। बताओ, ये तो क्लियर है। H2O बाहर निकाल के जितना भी बचेगा उसको लिख देंगे सॉल्ट की फॉर्म में। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाह कमाल का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, कई बार पेपर में आता है, 2 नंबर में ये मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आता है। ये कभी कभी तो ये MCQs में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इतने आसान क्वेश्चन पे। देखो, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो देखो इसमें इसने पूछा है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसमें क्या रिएक्शन होगी और क्या हमें मिलेगा। देखो, पहले बनाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको जैसी मैं हीट करूंगा, हीट का ये होता है ना ये होता है ना सिंबल डेल्टा, ये मैंने आपको सिखा रखा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है, तो ये टूटेगा तो किस किस में टूटेगा ये बताना है। ये वाली रिएक्शन आपको याद करके चलनी है, ये रिएक्शन याद करके चलनी है, और ये रिएक्शन याद करके चलनी इसलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। ये टूटेगा देखो 2 चीजों में, सबसे पहली चीज H2O और CO2, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो निकलेगी, प्लस जो बचेगा वो लिखना है। अब आप कहोगे ये 2 चीज कैसे निकल गई, अरे बैलेंस कर लेंगे ना, बैलेंस करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2H2O बनता है। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लिखो, क्योंकि 2 सोडियम थे, तो देखो Na2CO3, Na2CO3, इसको देखो जरा एक बार, बैलेंस है कि नहीं है, H2O बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, एक बार चेक करो। ठीक है, एक कार्बो 2 कार्बोनेट थे, उसमें से एक कार्बोनेट यहाँ आया, एक कार्बोनेट बचा, उसमें से कार्बोनेट में से एक CO2 आया, एक ऑक्सीजन बचा था कार्बोनेट का, वो H2 के साथ जुड़ के H2O बन गया। तो बस यही तो लिखना था, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, एक बार देख लो इसको फिर भी रोक के।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस। अब बेस की कुछ रिएक्शंस हमें देख के चलनी है। जैसे बेस की रिएक्शन जब मैं मेटल से कराता हूं, अभी बताया था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बेस मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता नहीं है, नो रिएक्शन। बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। बेस एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन दिखा सकता है। और बेस मेटेलिक ऑक्साइड से क्या दिखाता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से क्या दिखाता है वो भी हम देख चुके हैं, सॉल्ट और हाइड्रो H2O। तो ये वाले जो पार्ट्स है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करके चलो। ठीक है, आप पूछते रहते हो ना सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ये भी याद करके चलो। जब बताता हूं तब आप सुनते नहीं हो, तब आप ध्यान नहीं देते हो। अरे इसको करके चलो ना, इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कम से कम कुछ तो याद करोगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। अब देखो हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ निकालनी है, मजा ही आ गया। मतलब अभी तक हम एसिड बेस और सॉल्ट को पढ़ते आ रहे थे, अब हम उसकी स्ट्रेंथ भी निकालेंगे कि कैसे पता करें। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जनरली हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अब बात इंडिकेटर आती थी एसिड बेस पहचानने में, अब उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए भी एक इंडिकेटर यूज होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें कई सारे इंडिकेटर हमारे मिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐसे भी देख सकते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब ये क्या करेगा, डिफरेंट कलर दिखाएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन पे H पॉजिटिव आयन की। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम कुछ और चीजें देखेंगे। इससे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड वाला पार्ट ये पीपीटी में शायद पहले रह गया था, ये आपको मैं अभी बताऊंगा, रुक जाओ पहले, या चलो बता ही देता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पीएच आता है, बेसिकली पीएच पे आ रहा हूँ अभी। पहले ये देख लो रिएक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड की जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराई थी, अभी पीछे देखा था क्या बना था, सॉल्ट, CO2 और वाटर। ठीक है, ये याद करने के लिए बताया था। एसिड और बेस की रिएक्शन बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है जिसमें सॉल्ट और H2O निकलता है। एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड की भी बताई थी, उसमें क्या बनता है, एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में बताया था क्या बनता है, सॉल्ट और CO2 H2O बाहर निकलता है। एसिड और मेटल की भी बताई थी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनती है। तो ये सब मैं बता चुका हूं ना आपको, तो ये भी याद करके चलो। रिएक्शन ऑफ एसिड्स और रिएक्शन ऑफ बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये वाला पार्ट। और सारी की सारी रिएक्शन मैं करवा चुका हूँ पीछे, तो ये वाले पार्ट दोनों आपको याद करके चलने हैं। पहली सुन लो, ये और ये। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में जो पीएच हम पढ़ने वाले हैं पीएच पे आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन ऑफ एसिड वाला पार्ट ही क्लियर करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्युल्स। मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाओ जिंक ग्रैन्युल से, क्या बनेगा, H2SO4 प्लस जिंक। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये तो हमने पहली कर रखी है ये वाली रिएक्शन। कैसे पता चला, हाइड्रोजन से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसको हटा देता है और खुद उसके साथ जुड़ जाता है, खुद का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। ये मैंने पहले कितनी बार बताया है। और हाइड्रोजन से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी मैंने बता रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका भी मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, अब बार बार नहीं बताऊंगा, ट्रिक क्योंकि एक बार बताई जाती है, बार बार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैग्नीशियम रिबन का मतलब वही है, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस मैग्नीशियम क्या बनेगा,
मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, ये बता दो। मैग्नीशियम ज्यादा है ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, यानी यहाँ क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। बस इसको बैलेंस कर दो, हो गया। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। अब एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्शन करानी है, किससे, एल्यूमिनियम पाउडर से। तो क्या होगा, पहले हम लेंगे H2SO4 प्लस, रिएक्ट करा दो एल्यूमिनियम पाउडर से, यानी एल्यूमिनियम से क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। डाइल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम पाउडर से, तो ये तो एसिड है और ये मेटल है। ये एसिड मेटल वाली रिएक्शन चल रही है अभी तक, ये भी एसिड मेटल वाली रिएक्शन थी, ये भी एसिड मेटल वाली रिएक्शन थी, और ये भी एसिड मेटल वाली रिएक्शन है। अब बन क्या जाएगा यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करके कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ये ध्यान रखो। एक बात हमेशा याद रखो, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, कितना, +3। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, यही बन जाएगा ना। SO4 का 2 इस पे आ जाएगा और एल्यूमिनियम का 3 इस पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बना, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 हाइड्रोजन। अब इसी चीज को हमें बैलेंस करके लिखना है, अब इसी चीज को हमें बैलेंस करके लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और सल्फर को करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, यही करना होगा। क्या ये अब बैलेंस हुआ, Al2SO4 3, और यहाँ पर फिर 3 हाइड्रोजन भी आएगा। क्या बैलेंस है, बैलेंसिंग तो आपको आती ही है वैसे, ऐसा तो नहीं है कि किसी को बैलेंसिंग ना आती हो, कोई है ऐसा यहाँ पे। अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो एक काम करो, जो पहले चैप्टर का लेक्चर है ना, वो एक बार दोबारा जाके देखो मेरा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है बैलेंसिंग। अब डी पार्ट देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स, बहुत सारे अपनी फीलिंग संभाल के रखें। फीलिंग मतलब वही है, आयरन की ही बात हो रही है, Fe की, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ ऊपर मैग्नीशियम रिबन देखकर कंफ्यूज हो जाते थे, अरे मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg, खत्म। आयरन फिलिंग मतलब Fe, आयरन, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लिखेंगे चलो जल्दी से इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस Fe गिव्स, क्या बना लेगा बताओ जल्दी, इस पे +2 चार्ज, इस पे 1, तो ये बन जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, बस यही तो करना था। जल्दी से देखो इसको, जल्दी से, ठीक है, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था, ये तो मैंने पहले ही बताया था, न्यूट्रलाइजेशन वाला, कि जिसमें हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, केवल एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसमें वाटर बाहर निकलता है और एक सॉल्ट बनता है।
ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन के टाइम ही हमने ये पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पीएच स्केल। सबको याद करके चलना है पीएच स्केल। देखो मैं आपको बहुत सिंपली बताऊं, पीएच स्केल जो हमारा चलता है ना वो 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक? बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, 0 से 14 तक आपको पीएच याद रखना है। अब इसका आधा यानी यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस पे ये हो जाता है न्यूट्रल, इस पे ये हो जाता है न्यूट्रल। और जो 0 से 7 तक चलेगा हमारा, 0 से 7 तक होगा, ये हमारा एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। और फिर जो हमारा 7 से 14 तक बेसिक चलता है। ये तीन चीजें याद करो जल्दी से, 0 से 7 तक एसिडिक और 7 से 14 तक बेसिक। वैसे 7 भी नहीं, 0 से 6 बोलो, क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है। 7 पे क्या हो जाता है? न्यूट्रल। अगर किसी का पूछा जाए 7 देके कि पीएच 7 है, तो आप एसिडिक मत बोल देना। 0 से 7 तक मैंने एसिडिक बोला है, 7 को एसिडिक नहीं बोला। 7 तो बेसिक है, 7 क्या है? बेसिक है। ये पीएच की वैल्यूज है ना, तो 7 पे तो न्यूट्रल है ना, 7 पे बेसिक भी नहीं है ना एसिडिक है, न्यूट्रल है। और 0 to 6 पूछे अगर कुछ भी, जैसे कहा जाए कि इसका पीएच 5 है, किसी का पीएच 4 है, तो आप समझ जाओगे कि ये एसिडिक है। बट हाँ, उसमें भी फिर बात आ जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है या वीक एल्कलाइन है, ये चीज भी आ जाती है। उसके लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये वीक बनता जाएगा। जैसे यहाँ 1 पर, 2 पर और 3 पर और 4 तक, लगभग 4 तक ये मान के चलो, 1 2 3 तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद जितना जाएगा ये वीक बन जाएगा। ऐसी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उल्टा है, यहाँ पर जितना ऐसे जाएगा उतना बेसिक बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक बनेगा। जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, तो 11 to 14 तक ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, यानी काफी अच्छा एल्केलाइन होता है। और जैसे जैसे ये पीछे जाता जाता है, यानी कि न्यूट्रल के पास जाता जाएगा, ये वीक बेस बनता है। ठीक है, तो न्यूट्रल से 3 इधर और न्यूट्रल से 3 इधर क्या होंगे? वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे। इस साइड वीक एसिड होंगे 4 to 7 तक, और 7 to 10 तक ये मान के चलो, या 11 तक आप मान के चलो कि वो वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। और स्ट्रांगली एल्कलाइन या स्ट्रांगली बेसिक कब होगा? 14 पर। कब होगा? 14 पर, 13 14 पर। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अब पीएच का फॉर्मूला भी होता है, आपको अभी करवाएंगे नहीं, -log H+, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। यहाँ पर आपसे ज्यादा नहीं पूछते हैं, यहाँ पे आपसे वैल्यूज से क्वेश्चन आ जाते हैं बस पीएच की। आपको अगर पीएच की वैल्यूज भी पता है ना, तो आपका क्लास 10th वाला काम तो चल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और क्यों आएगी? जब बता दिया कि इतना आएगा तो बस इतना ही आएगा। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा पढ़वा देते हैं, थोड़ी सी रीडिंग करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रीडिंग भी जरूरी है। देखो, अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, P इन pH सॉल्यूशन। अरे ये तो पहली लाइन तो सबको कंफर्म में है ना, कि स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन क्या होता है? पीएच होता है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। और P जो है पीएच में, वो स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, और जर्मन वर्ड है जो कि विच मीन्स पावर। अब ये मत पूछना एच क्या है, एच कंसंट्रेशन के लिए होता है ना, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। पी किसके लिए स्टैंड करता है? पोटेंस, जिसका जर्मन वर्ड में मतलब होता है पावर, एक तरीके से कंसंट्रेशन की पावर। तो ये आप बता सकते हो कौन कितना कंसंट्रेटेड है, वो भी हम पीएच से बता सकते हैं। पर हमें उतना डीप में नहीं जाना, वो आप क्लास 11th में जब पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो पीएच के भी कई सारे फॉर्मूले पढ़ोगे पीएच निकालने के। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, आपको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मेरा तो गला दुख गया इतना बोल बोल के। चलो अब यहाँ देखो, इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, क्या होगा? न्यूट्रल होगा, अभी बता दिया। इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, तो एसिडिक होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, उसका भी मैंने बताया कि 0 to 4 तक तो, या 0 to 3 तक तो आप मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
और अगर वैल्यू पीएच की मोर देन 7 होगी या 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, वीकली एल्कलाइन होगा, स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, वो एक अलग चीज है। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको, बेसिक बेसिक जो आइडिया है वो मैंने आपको सबके लिए दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो। 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic या weakly alkaline? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आप छोड़ के आते हो। क्यों? क्योंकि आप तैयारी ही नहीं करते हो ठीक से। आप तैयारी ठीक से करके ही नहीं जाते हो, तैयारी ठीक से नहीं करके जाते हो, इसीलिए फिर ऐसे क्वेश्चन छूटते हैं आपके। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेते ना अच्छे से तो ये हो जाता। अब देखो करना क्या होता है। पहले मैं किसके ले लूं? ए वाला लेता हूं। न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा होगा इसमें से? जल्दी बताओ। ए के लिए देखो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले। ए के लिए कितना दिया हुआ है? 4। बी के लिए कितना दिया हुआ है? 1। और सी के लिए कितना दिया हुआ है? 11। और डी के लिए कितना दिया हुआ है? 7। और ई के लिए कितना दिया हुआ है? 9। ठीक है, यही है ना? जल्दी देख के बताओ। अब न्यूट्रल का बताओ, न्यूट्रल कौन सा होगा इसमें से जिसका 7 होगा? न्यूट्रल 7 पे होता है। 7 किसका है? डी का। तो न्यूट्रल कौन सा वाला होगा? डी, जिसका पीएच कितना है? 7। जल्दी देखो सही है कि नहीं। ऐसी बी पार्ट, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा है? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा है इसमें से? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन होता है? जो 0 से 3 तक हो या जो 14 से 11 तक हो। देखो एल्कलाइन पूछा यानी बेसिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेसिक की। तो मुझे देखना है 11 से 14 के बीच में यहाँ कौन सा है। इसमें से सिर्फ एक ही है जो 11 है बस, तो फिर सी मान लो। सी, जिसका पीएच कितना है? 11। तो ये मेरा बी हो गया। अब सी वाला पार्ट। सी पार्ट में है स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड हो जो एकदम, वो होगा 0, 1, 2, 3 पे। यहाँ पे देखो कोई ऐसा है? हाँ है ना, 1 वाला। तो ये हो जाएगा मेरा बी, जिसका पीएच है 1। ऐसी अब आते हैं डी पे। वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक। इसमें देखो वीकली एसिडिक मेरा वो होगा जो 4 से लेके 6 तक होगा। 4, 5, 6 कौन सा है यहाँ पे? 4, एक ही बचा है बस। ये हो जाएगा ए, जिसका पीएच है 4। नेक्स्ट आता है ई पार्ट। ये होता है वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन क्या होता है? जो कि मेरा 7 टू 11 तक आए, 7 टू 10 तक आए, या फिर इसमें सिर्फ एक ही बचा है ई, जिसका पीएच है 9। अभी जल्दी से इसको चेक करो, जल्दी से। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं। कम से कम इस टॉपिक में तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ये सबने चेक कर लिए ना? देखो न्यूट्रल मतलब 7, तो डी वाला हो गया मेरा। ठीक है, ए बी सी डी। स्ट्रांगली एल्कलाइन मेरा हो जाएगा जो 10, 11, 12, 13 वाले में आएगा, यानी कि 11 वाला। स्ट्रांगली एसिडिक होगा मेरा जो 1, 2, 3 में आएगा, यानी 1। ठीक है, बी पीएच 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वीकली एसिडिक जो 4, 5, 6 में होगा, यानी कि ए पीएच जिसका 4 है। वीकली एल्कलाइन कौन सा होगा? ई, जो मेरा 9 पे है। ठीक है,
ये बात आप क्लियरली समझ पा रहे हो ना अच्छे से? बताओ, समझ आ रहा है या मजा आ रहा है, मैं ये पूछूं? कुछ बच्चों से तो ये भी पूछ सकते हैं कि मजा आ रहा है कि नहीं, जो मतलब कम पढ़ने वाले हैं बेचारे, वो थोड़ा सा अगर उनको क्लास में थोड़ा सा क्या है कि मजा आ जाए, उनको थोड़ा सा माहौल मिल जाए तो उनका मन बन जाता है। तो उनके लिए भी बोलूंगा, क्योंकि देखो अब अब जो मैं करवा रहा हूँ, अब जो होने वाला है ना, बस अब मजा आने वाला है। अब कमबैक होने वाला है। अब तक बहुत हो गया जो करना था। अब तक आपने खुद के लिए किया जो किया। अब अपने पेरेंट्स के लिए, अब अपने सपने के लिए, अब क्लास 10th में टॉप करने के लिए आपको पढ़ना है, 90+ लाने के लिए आपको पढ़ना है। और ये कमबैक आपको करके रहना है, कमबैक होके ही रहेगा। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। आज ही कसम खा लो, या फिर ये डिसाइड कर लो कि आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। यू आर द बेस्ट। बस ये मान के चलो, नहीं भी हो तो भी मानो आई एम द बेस्ट। मानने में क्या जाता है, पैसे लग रहे हैं क्या? सपना देखने में पैसा थोड़ी लगता है। मान लो, खत्म बात। कोई भी चीज है अगर, वो अगर हमारी एक टाइप से होता है ना, औकात से भी बाहर है, लेकिन अगर हम सोच लें, अगर हम उसे करने की ठान ले, तो क्या हमें ये दुनिया रोक सकती है? बताओ जल्दी। नेवर। अच्छा, हो भी गया खत्म? काफी जल्दी क्लास खत्म हो गई। और इस पूरे सेशन में काफी ज्यादा हमने मजा किया। काफी ज्यादा चीजें हमने सीखी और सीखने को मिली है हमें। ये सारी चीजें जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा टीकैप करवाऊं आपको, तो यहाँ से अगर आप देखो, तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको सॉल्ट के बारे में बेसिक नॉलेज दी। सॉल्ट को मैंने आपको अच्छे से बताया। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेंगे या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, क्या क्या बनता है ये मैंने बता दिया। एसिड की रिएक्शंस हमने की, मेटल से, मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या होता था वो भी हमने देख लिया। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पे क्वेश्चन करवा दिया था। ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा ये भी हमने देख लिया। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या होगा ये भी देखा। रिएक्शन ऑफ बेसिस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर से बता रहा हूँ। इसको अच्छे से कर लो, कुछ करो ना करो, इसको अच्छे से करके जाओ। स्ट्रेंथ वाले पार्ट में पीएच आगे हमने कर लिया था इसमें। रिएक्शन ऑफ एसिड्स हमने पढ़ लिया। क्वेश्चंस हमने देखे बहुत सारे। क्वेश्चन तो आज मतलब दबा के देखे हैं। पीएच मैंने आपको समझा दिया था कि 0 to 7 क्या होगा, 7 to 14 क्या होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम फिर से देख लो। और अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो पीछे पीछे वीडियो में जाके दोबारा से समझो। ठीक है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है कि आपको एक बार में नहीं समझ आया। अरे बहुत लोगों को नहीं समझ आता, पीछे जाके दोबारा समझ लो, क्या दिक्कत है? वैसे भी आपको घर पे कोई देख थोड़ी रहा है अगर आप वीडियो चला रहे हो तो। सिंपल सी चीज है। वैसे मैं रोस्ट कर देता हूँ आप लोगों को, आप भी सोचते होगे कि यार सर हमको रोस्ट ही करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसा नहीं है, देखो हम, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं आपके लिए सोचता हूँ इसलिए ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है, अगर मैं ना सोचता तो शायद एक अलग चीज थी, वरना फिर बकवास करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें नहीं करनी है। हमेशा से ही स्टूडेंट्स का सोचते आए हैं। लाइफ में हमेशा यही गोल रखा है, यही टारगेट रखा है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड कंटेंट रखना है। इसलिए ना बहुत ज्यादा हार्ड रखा है कंटेंट कभी, और ना बहुत ज्यादा इजी रखा। तो ये सब हमने आज की इस वीडियो में किया। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको लगा होगा कि यार मजा आ गया है। अब हमारा 90+ का टारगेट जो है वो अचीवेबल है। अगर आपको ये लग गया है, अगर आपको ये एहसास हो गया है, तो बस अब मजा आएगा, क्योंकि अब जो होगा अब कमबैक होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जिस जिस भी बच्चे ने अभी तक अब हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अगर, तो हमने टेस्ट सीरीज का प्राइस वैसे फ्री ही रखा है। जो भी पुणे से है वो तो डायरेक्टली आके भी हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। फ्री मतलब इन केस में यह है कि एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि 500 हमने रखा है।
जिसको देकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप सारे टेस्ट कंप्लीट करते हो इस सीरीज के, उसके बाद हम आपको ये पूरे का पूरा अमाउंट रिफंड कर देंगे। और वैसे भी 500 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 500 कोई भी मतलब किसी भी लोअर क्लास के व्यक्ति के लिए भी ये अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 500 रुपीज तो कुछ भी नहीं है सिंपली। और इसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है जो 2 महीने चलेगी पूरे 10 तक। और इसमें डाउट सेशन भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें रहेगी। बस फर्क इतना है कि आपको एक तरीके से सीरियस होके पढ़ना होगा, शर्त यही है। ठीक है, सीरियस नहीं होके नहीं पढ़ना तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमने इसको फ्री नहीं रखा है, क्योंकि फिर बहुत सारे नॉन सीरियस बच्चे भी आ जाएंगे। हमें सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए जो सीरियस रह के ये पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।